तो दोस्तों ऑकस की घटना के बाद जहां पे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फ्रांस से खरीदे जाने वाले सबमरीनों के डील को रद्द किया गया, तो वहीं पे माना जा रहा था कि ये फ्रांस के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जबकि इस घटना के बाद फ्रांस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से घोषणा किया गया था कि फ्रांस इस नुकसान के भरपाई के लिए अपने राफेल एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को मजबूत करेगा और राफेल एयरक्राफ्टों को बेच के इस भरपाई को संपूर्ण करेगा। और दोस्तों अब धीरे धीरे करके राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस के इस नुकसान को भरपाई करने के साथ साथ डिफेंस इकोनॉमी को भी मजबूत करता जा रहा है। ऑकस की घटना के बाद जहां पे यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर समझौता किया गया, तो वहीं पे इजिप्ट के द्वारा भी फ्रांस से और अधिक राफेल खरीदने का बात कहा गया। और अब सुनने को आ रहा है कि इंडोनेशिया भी फ्रांस से लेटेस्ट जनरेशन के 42 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडोनेशिया के द्वारा खरीदे जाने वाले राफेल एयरक्राफ्टों के डील के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इस डील से फ्रांस को कैसे एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ इस डील से अब कौन कौन सा देश नाराज हो सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ यहाँ पे फ्रांस के द्वारा इंडो पैसिफिक में अपने डिफेंस टाई को मजबूत किया जा रहा है और नए नए अलायंस बनाया जा रहा है, तो वहीं पे इस दरमियान इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी दिया गया है कि गुरुवार के दिन इंडोनेशिया और फ्रांस के बीच में एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण डिफेंस डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जो कि 6 राफेल एयरक्राफ्टों को लेके है। बेसिकली इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया, ये 6 राफेल एयरक्राफ्टों का डील असल में एक बहुत बड़े डील मतलब 42 एयरक्राफ्टों को खरीदने का डील का एक हिस्सा मात्र है। मतलब भविष्य में इंडोनेशिया इन 6 राफेलों के बाद और भी अधिक मात्रा में राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ेगा और कुल मिला के ये संख्या 42 एयरक्राफ्ट तक हो सकता है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण डील के बारे में घोषणा तब किया गया जब जकार्ता में इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर प्रोबोवो सुबियांटो और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले के बीच में हाल ही में ही मुलाकात हुआ। प्रोबोवो सुबियांटो के तरफ से इवन एक बयान में ये भी बताया गया है कि हम मतलब इंडोनेशिया और फ्रांस 42 एयरक्राफ्टों को परचेस को लेके एग्री है, जबकि आज के दिन जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ वो सिर्फ 6 एयरक्राफ्टों का कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि एडिशनल 36 और राफेल एयरक्राफ्ट भी खरीदा जाएगा। बेसिकली पिछले साल के सितंबर महीने में जब फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले मल्टी बिलियन डॉलर के सबमरीन के डील रद्द हुआ, तो उसके बाद से ही फ्रांस के द्वारा इस रीजन में मतलब एशिया पैसिफिक रीजन में नए अलायंस को ढूंढा जा रहा था और संभावित फ्रांस को अब इंडोनेशिया के रूप में एक बहुत बड़ा एलाई मिल चुका है, जो एशिया पैसिफिक में फ्रांस के प्रेजेंस को भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ फ्रांस के हथियारों को भी परचेज करेगा। इवन ऑस्ट्रेलिया के इस डिसीजन से फ्रांस काफी क्रोधित भी हो गया था। इवन फ्रांस के द्वारा बयान देते हुए ये भी बताया गया था कि फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया के तरफ से ये चेतावनी कभी नहीं दिया गया था कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर एक नया अलायंस बना रहा है। बेसिकली ये जो अलायंस है इसे ऑकस मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के गठबंधन के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों इस अलायंस के घटना के बाद अब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और ब्रिटेन से न्यूक्लियर सबमरीनों की टेक्नोलॉजी हासिल करेगा। इवन माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया फिलहाल फ्रांस के इस डील को इसलिए ठुकराया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऐसे परमाणु शक्ति संपूर्ण पनडुब्बियों का आवश्यकता था जो चाइना के खिलाफ खाली ऑस्ट्रेलिया को मजबूत नहीं बल्कि क्वाड जैसे अलायंस को भी मजबूत कर सके। सितंबर में इस घटना के बाद नवंबर महीने से ही फ्रांस के तरफ से साउथ ईस्ट एशिया में एक नया अलायंस के लिए अपना डिप्लोमेसी बढ़ा दिया गया था और नवंबर महीने में फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा इंडोनेशिया का विजिट भी किया गया। दोस्तों माना जाता है कि उस विजिट के दरमियान ही फ्रांस के तरफ से इंडोनेशिया को एक महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर बनाने का डिसीजन लिया गया और उसके बाद इंडोनेशिया की तरफ से फ्रांस से इन नए एयरक्राफ्टों को खरीदने का भी डिसीजन लिया गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडोनेशिया के द्वारा ऐसे पहली बार फ्रांस के किसी प्लेन को खरीदा जा रहा है। माना जा रहा है कि राफेल एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके इंडोनेशिया अपने बेड़े के पुराने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा, जो बेसिकली अमेरिकी F-16 और रशियन सुखोई एयरक्राफ्टों से भरा हुआ है। इवन इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया अपने ताकत को और स्ट्रेंथन करना चाहता है क्योंकि चाइना और अमेरिका के राइवलरी की वजह से साउथ ईस्ट एशिया में और इंडो पैसिफिक में टेंशन बढ़ सकता है और इस दरमियान सभी देशों को अपने सुरक्षा को पक्का करने का और अधिक आवश्यकताएं है। पर बात यह है कि इंडोनेशिया के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों को चुने जाने के बाद कौन से देश को सबसे बड़ा झटका मिला होगा। रिपोर्ट में दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया अमेरिका के साथ भी 30 F-15 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर नेगोशिएशन कर रहा था, जबकि इंडोनेशिया अपने बेड़े के पुराने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए साउथ कोरिया के नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब KF-21 बोरमे के प्रोजेक्ट में भी एक पार्टनर है। मतलब दोस्तों यहाँ पे सिंपली लग रहा है कि सबसे बड़ा झटका यहाँ पे अमेरिका को ही मिला होगा क्योंकि बोरमे एयरक्राफ्ट तो फिलहाल तैयार नहीं है और इंडोनेशिया यहाँ पे एक खरीदार नहीं बल्कि एक पार्टनर है। और इंडोनेशिया द्वारा हाल ही में ये भी जानकारी दिया गया है कि इंडोनेशिया साउथ कोरिया के साथ मिलकर प्रोजेक्ट को आगे भी बढ़ाएगा। और अगर राफेल एयरक्राफ्टों को इंडोनेशिया खरीद रहा है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि इंडोनेशिया के द्वारा शायद और F-15 एयरक्राफ्टों को अमेरिका से ना खरीदा जाए। मतलब दोस्तों यहाँ पे इंडोनेशिया के डील जहाँ पे फ्रांस के हाथ से ऑस्ट्रेलिया के डील जाने का
एक भरपाई के रूप में देखा जा रहा था। तो वहीं पे इस डील से अगर F-15 के डील रद्द होता है तो एक तरीके से टिट फॉर टैट मतलब जैसे के तैसा जवाब भी फ्रांस अमेरिका को दे सकेगा। दूसरी तरफ इंडोनेशिया को अगर फ्रांस अपना एक क्लोजेस्ट एलाई के रूप में बना पाता है तो ये फ्रांस के स्ट्रेटेजिक महत्व को भी बढ़ाने में मददगार होगा, क्योंकि पैसिफिक ओशन में फ्रांस के खुद के टेरिटरी भी है जहां पे फ्रांसीसी नागरिक भी बसते हैं। और पैसिफिक ओशन में या फिर कहे तो इंडो पैसिफिक में अगर टेंशन बढ़ता है तो फ्रांस के टेरिटरी और वहां पे बसने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे फ्रांस को आवश्यक लॉजिस्टिक और अन्य सैन्य सहायता का भी आवश्यकता पड़ सकता है, जो इंडोनेशिया के द्वारा आसानी से भरपाई भी किया सकता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि इंडोनेशिया जो फ्रांस से लेटेस्ट जनरेशन के राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदेगा वो असल में कितना ताकतवर है। दोस्तों माना जा रहा है कि इंडोनेशिया फ्रांस से जो लेटेस्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट को खरीदेगा वो राफेल F4 होगा। मतलब भारत द्वारा खरीदा गया F3R वर्जनों के बाद फ्रांस की तरफ से निर्माण किया गया या फिर कहे तो अपग्रेड किया गया राफेल के सबसे लेटेस्ट वर्जन है। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट को 4++ जनरेशन के ट्विन इंजन कैनट डेल्टा विंग मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन की तरफ से किया गया है। एयरक्राफ्ट ने 1986 में अपना पहला उड़ान भरा था, जबकि साल 2001 में इसे फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल किया गया था और तब से लेकर अब तक 237 राफेल एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है, जिनका इस्तेमाल फ्रांस के अलावा क्रोएशिया, इजिप्ट, ग्रीस, इंडिया, कतर जैसे देश कर रहा है, जबकि यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडोनेशिया इसका नेक्स्ट इस्तेमाल करता देश बनेगा। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसका जो वेरिएंट है वो सिंगल सीटेड और ट्विन सीटेड दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल है। और इसके अगर आकार को देखा जाए तो लंबाई इसका करीबन 15.27 मीटर मतलब 50 फीट 1 इंच है, विंग स्पैन 10.9 मीटर मतलब 35 फीट 9 इंच है, जबकि इसका हाइट 5.34 मीटर मतलब करीबन 17 फीट 6 इंच है। इस डायमेंशन के साथ इसके विंग एरिया 45.7 मीटर स्क्वायर मतलब करीबन 492 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट 9,850 किलोग्राम से लेके 10,600 किलोग्राम है, जबकि इसके ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। उनमें भी करीबन 4,700 किलोग्राम के इंटरनल फ्यूल होता है। राफेल में दो स्निग्मा M88 E4 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 50 किलो न्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 75 किलो न्यूटन है। तो राफेल एयरक्राफ्ट के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसके मैक्सिमम हाई ऑल्टीट्यूड का रफ्तार करीबन माक 1.8 है, जबकि लो ऑल्टीट्यूड में इसके मैक्सिमम रफ्तार माक 1.1 है। ये एयरक्राफ्ट सुपर क्रूज फैसिलिटी से भी लैस है, मतलब बिना आफ्टर बर्निंग के सहारे भी ये सुपरसोनिक रफ्तार में उड़ान भर सकता है और इसका सुपर क्रूजर रफ्तार करीबन माक 1.4 है। रेंज को अगर देखा जाए तो 3 ड्रॉप टैंक और 2 स्कैल्प मिसाइल और 2 माइका एयर टू एयर मिसाइलों के सहारे ये इसका कॉम्बैट रेंज करीबन 1850 किलोमीटर है, जबकि इसके फेरी रेंज मतलब लगातार उड़ान भरने का क्षमता 3 ड्रॉप टैंक के सहारे करीबन 3700 किलोमीटर है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये 15,835 मीटर मतलब 51,952 फीट के ऊंचाई तक जा सकता है। और अगर हथियारों को देखा जाए तो इसमें मेन गन के रूप में एक 30 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इंटरनली 125 राउंड एमुनिशन रहता है, जबकि इसके अलावा राफेल B और C वेरिएंट में 14 हार्ड पॉइंट, जबकि नेवी के वेरिएंट मतलब राफेल M में 13 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये 9,500 किलोग्राम के फ्यूल और हथियार को कैरी कर सकता है। हथियार को अगर देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्ट में एयर टू एयर मिसाइल के रूप में MBDA माइका, MBDA मीटियोर और मैजिक 2 मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जबकि एयरक्राफ्ट में एयर टू ग्राउंड हथियार के रूप में MBDA अपाचे, MBDA स्टॉर्म शैडो, हैमर, GBU-12 पीवोए, AS-30L और मार्क 82 हथियारों का इस्तेमाल होता है, जबकि एयर टू सरफेस मतलब एंटीशिप मिसाइल के रूप में इसमें M39 एग्जॉस्ट मिसाइल का इस्तेमाल होता है। राफेल M परमाणु हथियारों को भी कैरी कर सकता है, जबकि इसमें अन्य इक्विपमेंट के रूप में थेल्स के टारगेटिंग पॉड, रिकॉनेसेंस पॉड, मल्टी फंक्शनल टारगेटिंग पॉड, रिफ्यूलिंग प्रॉब और ड्रॉप टैंक इस्तेमाल होता है। एवियोनिक्स के रूप में इसमें RVE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एयर रडार, थेल्स के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और थेल्स के फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।